हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर कमल सर। सो बच्चे, आज हम लोग आ चुके हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट लेक्चर लेके। आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया था कॉम्पिटिटिव के लिए एंड बोर्ड एग्जाम के लिए। वो था आपका चैप्टर 2 का, दैट मीन्स सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हर टॉपिक को डिस्कस करना एंड उसके साथ साथ उसके रिगार्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एज हम लोग कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव पर्पस में या फिर बोर्ड पर्पस में, उन हर चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक उन लेक्चर को नहीं देखे हो, उस हर लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उनको जाके देखो पहले। गॉट इट माई पॉइंट। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज 7 नंबर लेक्चर में हम लोग को एक्चुअली पढ़ना क्या था। आपको पता होगा कि हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल के जो दूसरा पार्ट था सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उनको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उनमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में टोटल 4 प्रॉपर्टी हमें पढ़ना था, उनमें से 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो लास्ट वाला प्रॉपर्टी, जो हम लोग जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। देखो, ऑस्मोसिस आप लोगों में से सब लोग जानते हो लगभग, क्योंकि ऑस्मोसिस देखो बायोलॉजी में भी आप लोग पढ़ते हो और केमिस्ट्री में भी है। देखो, ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूं तो मान लो 2 चेंबर ले लिया मैंने। तो अगर मैं इन दोनों चेंबर की बात करूं तो इन दोनों चेंबर में हमने क्या कर लिया, एक चेंबर में हमने खाली प्योर सॉल्वेंट रखा। प्योर सॉल्वेंट दैट मीन्स उसके अंदर कोई सोल्यूट नहीं है। और एक में हमने क्या किया, सोल्यूट प्लस प्योर सॉल्वेंट दोनों को मिला दिया और मिला के बना दिया सॉल्यूशन। तो दूसरे साइड में हमने सॉल्यूशन रखा। अब देखो, इन दोनों चेंबर को हम लोग सेपरेट किए एक मेम्ब्रेन देके, और उसका नाम है एसपीएम, दैट मींस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देके हम लोगों ने इनको सेपरेट किया। अब देखो होगा क्या कहानी, इसकी कहानी समझो। देखो, प्योर सॉल्वेंट में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो भी सॉल्वेंट पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन से सॉल्यूशन के डायरेक्शन में मूव करने लगेगा थ्रू अ एसपीएम। ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर इसको थोड़ा डिटेल में समझो तो बात को समझो। बात क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो होता है कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, लेस कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट की तरफ कम है, लेकिन इसकी तरफ अगर मैं जाऊं तो इसकी तरफ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो लेस कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होता है, पार्टिकल मूव करते हैं। तो अगर यहां से प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल लेस कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू अ एसपीएम, ये कंपलसरी है, थ्रू अ एसपीएम, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। तो इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहलाते हैं। क्लियर है बात, बताओ मेरे को। तो इसका देखो डेफिनेशन में लिख के रखा हूं वही चीज, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू अ एसपीएम, दैट मींस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इज टर्म एज ऑस्मोसिस। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देख बच्चे, अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो दूसरा पॉइंट में जा रहे हैं। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, यही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिनको हमें पढ़ना है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए ना ऑस्मोसिस समझना बहुत जरूरी था, हमने वही चीज किया। अब देख ले, ये है हमारे पास 2 चेंबर, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब देख, इस साइड में हम लोगों ने क्या किया, एसपीएम लगा के रखा भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये चेंबर मान ले 1 है, चेंबर 2 है। अब चेंबर 1 में हमने किसको रखा था, सॉल्वेंट को, तो हमने इस साइड में सॉल्वेंट रख दिया। और इस साइड में क्या था, सॉल्यूशन था, तो मैंने इस साइड में सॉल्यूशन रख दिया। अब हम लोगों को पता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, नहीं तो सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट के पार्टिकल जब सॉल्यूशन साइड में मूव कर रहे हैं थ्रू अ एसपीएम, हम उसी को ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। अब देखो, अगर मैंने क्या किया, सॉल्यूशन साइड में मैंने क्या किया, एक प्रेशर लगा दिया। मान ले मैंने एक प्रेशर को इसके ऊपर ऐड किया, और कोई वेट बा कुछ रख दे इसके साइड में, तो मैंने इस साइड में मान ले प्रेशर रखा। तो जब मैं प्रेशर यहां पे दे रहा हूं तो इस साइड में क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं समझो। अगर मैं इस साइड में कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये जो फ्लो हो रहा था, ये जो पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा था, अगर मैं इस मूवमेंट को स्टॉप कर दे रहा हूं तो उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम सॉल्यूशन साइड में ऐड करते हैं और जिसकी वजह से जो पार्टिकल था, सॉल्वेंट का जो पार्टिकल था, जो मूवमेंट कर रहा था थ्रू अ एसपीएम फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, अगर मैं इसको रोक देता हूं, प्रेशर अप्लाई करके इसको स्टॉप कर दे रहा हूं, तो उसी प्रेशर को हम लोग बोल देंगे क्या बच्चे, उसी प्रेशर को हम लोग बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पिक्चर में देख सकते हो, यहां पे देखो नॉर्मल प्रेशर है, प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है, यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों साइड में इक्वली आ रहा है। लेकिन हमने क्या किया, इस साइड में एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर दिया, और एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करके ये जो मूवमेंट था, ये जो फ्लो था, इसको स्टॉप कर दिया, और इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। गॉट इट माय पॉइंट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, नहीं तो ये एक प्रेशर है
जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करते हैं, उसी को हम लोग बोल देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपल वे में। तो देखो वही बात लिखा गया है आपके यहाँ डेफिनेशन में। गॉट इट माय पॉइंट? तो देखो ये आपको समझना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को ना हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन सी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मैंने यहां पे कॉन्सेंट्रेशन सी ले लिया। देखो कॉन्सेंट्रेशन को आप सी भी ले सकते हो, और ये कॉन्सेंट्रेशन और कोई नहीं, ये मोलारिटी है। और आपको पता है मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं लीटर में रख रहा हूं तो एमएल में रखूंगा तो ऊपर 1000 देकर मल्टीप्लाई कर दूंगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो देखो ये क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर के साथ भी होता है। देखो वही बात लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर टी। मैं टी ले लिया टेम्परेचर, तो मैं इन दोनों को मिला के लिख सकता हूं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। अब मुझे देखो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, तो मैं इस जगह में एक कांस्टेंट ले आया एंड दिस इज व्हाट? दिस इज योर आर। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया पाई इक्वल टू आर सी टी। अब आर क्या है? देखो आर एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट और कोई नहीं, इसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए गैस कांस्टेंट का पर्टिकुलर वैल्यू भी होता है, ये आपको पता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो आर का 3 वैल्यू होता है, अगर जूल में है तो 8.314, अगर कैलोरी में लेते हैं तो 2, एंड अगर लीटर एटमॉस्फेयर में लेते हैं तो 0.281। व्हाट इट माय पॉइंट? ये 3 वैल्यू होता है, इनका यूनिट होता है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं। अब वैल्यू की तरफ ध्यान दो, समझ रहे हो? तो ये 3 वैल्यू होता है इस कांस्टेंट की, जिसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। लेकिन आपको ये पता होगा कि जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू किया था तो मैं शुरुआत में आपको एक बात बताया था कि देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही मकसद है, वो ये है कि हम लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं तो सोल्यूट का। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा, इसकी एप्लीकेशन क्या है? नहीं तो इसकी अल्टीमेट हम लोगों का जो टारगेट होगा वो ये है कि आपको मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका? सोल्यूट का। तो देखो चलो वही बात करते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका? सोल्यूट का। तो कैसे करेंगे? देखो हमें पता है, अगर मैं इसके एप्लीकेशन लिख रहा हूं तो हमें पता है पाई इक्वल टू सी आर टी या आर सी टी, जो भी लिखोगे। सी क्या है? सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है जनरली? मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मैं इस जगह में ना वही फॉर्मूला बिठा रहा हूं। मैंने क्या कर दिया? मोलारिटी का फॉर्मूला बिठाया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैं बी लिख रहा हूं इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने कंसीडर करके चल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा में कि ए जो है वो सॉल्वेंट मान के चल रहे हैं और बी जो है हम लोग उसको सोल्यूट मान के चल रहे हैं। व्हाट इज माय पॉइंट? इसलिए मैंने यहां पे एन बी लिखा, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड दिस इज आर टी। अब देखो हमें तो मोलर मास निकालना है, किसका? सोल्यूट का। अब मोल क्या होता है बता? मोल जो होता है हमें पता है कि मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास को मान के चल मैं W ले रहा हूं, और मैंने यहां पे लिख दिया WB क्योंकि सोल्यूट क्या है? तो गिवन मास मैंने लिख दिया WB, दिस इज सोल्यूट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट। दूसरी बात अगर हम लोग ले रहे हैं यहां पे तो वो हो रहा है मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट को हम लोग MB ले लिए। अब देखो कहानी क्या हो रहा है? गिवन मास बाय मोलर मास। अभी इस गिवन मास बाय मोलर मास को देखो हम लोग अगर यहां पे लिखेंगे, दैट मींस WB, एंड यहां पे लिख दे MB मल्टीप्लाइंग टू V एंड RT ऊपर, एंड इस साइड में क्या हो गया? पाई। तो यहां से अगर आप मोलर मास निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? WB मल्टीप्लाइंग टू RT डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइंग टू V। तो यही बन गया हमारे पास क्या है जो हमें निकालना था एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हमें निकालना क्या था? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो हमने निकाल लिया। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? बता, क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल तो तेरे को मिल ही जाएगा आगे, समझ? तो इसको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है बात? चलो इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो। देख बच्चे आगे चले, अभी इतना समझ में आ गया? चल अभी आगे चलते हैं, ठीक है? मैं इरेज कर रहा हूं इसको। देखो बच्चे अभी अगर हम लोग जाएंगे तो ये जो सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इस सॉल्यूशन को 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है। देखो यहां पे तो डेफिनेशन लिखा गया है क्योंकि जो लोग बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव के लिए आपको इतना डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। आप बस अंडरस्टैंड करो चीजें क्या है। देखो इनमें सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। तो देखो इसकी कहानी क्या है। मान लो मैंने 2 बीकर लिया, समझो मैंने 2 बीकर लिया, एक बीकर 1 और ये मैंने 2 लिया। अब मैंने इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर मान लिया पाई 1,
ठीक है, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने मान लिया पाई 2। अब देखो बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब होगा, नहीं तो अगर दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो मैं उसको बोलूंगा आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 अगर होगा तो मैं इसको बोल दूंगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हो रहा है तो मैं उसको आइसोटोनिक बोल दूंगा। दूसरी बात, अगर मुझे हाइपरटोनिक दिखाना है तो देखो हाइपरटोनिक में दिखा रहा हूं पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2। देखो इसकी बात समझना, हाइपर और हाइपो समझना। देखो हाइपरटोनिक मैं बोल रहा हूं कि पहला वाला जो चेंबर है उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरा वाला चेंबर, तो मैं बोल रहा हूं कि ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है ऑन द विथ रेस्पेक्ट ऑफ 1 नंबर चेंबर या फिर पहला चेंबर, समझ रहे हो। इसकी रेस्पेक्ट में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसकी रेस्पेक्ट में 1 की रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसके रेस्पेक्ट में वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा, समझ रहे हो। तो दूसरा जो है, मान ले ये जो है पाई 2, अब पाई 2 का क्या है, चेंबर 1 से या चेंबर 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे कम है, तो मैं इसको बोल दूंगा हाइपोटोनिक। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक है, क्योंकि ये ज्यादा है, तो जो ज्यादा रहेगा वो हाइपरटोनिक होगा दूसरे की रेस्पेक्ट में, दूसरे की रेस्पेक्ट में। दैट्स मीन 2 की रेस्पेक्ट में ये हाइपरटोनिक, लेकिन 2 जो है वो हाइपोटोनिक है किसके रेस्पेक्ट में, 1 की रेस्पेक्ट में, क्योंकि 1 ज्यादा है तो उसके रेस्पेक्ट में 2 कम है, तो इसलिए 2 क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। तो सिमिलर वे में मैं इस साइड में बोल सकता हूं कि ये हाइपरटोनिक है, इसके रेस्पेक्ट 2 की रेस्पेक्ट में हाइपरटोनिक है। अगर मैं मान ले इसकी बात कर रहा हूं तो ये हाइपोटोनिक है किसके रेस्पेक्ट में, 1 की रेस्पेक्ट में। क्लियर है बात। सिमिलर वे में अगर मान ले मैं पाई 2 लिख रहा हूं और पाई 1 लिख रहा हूं, अब ये क्या बन गया, ये हाइपरटोनिक बन रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हाइपरटोनिक बन रहा है, नहीं तो 1 के रेस्पेक्ट में, और 1 क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक बन रहा है किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में। बस इतनी सी बात समझना है। तो अगर मान ले दोनों चेंबर में जो सॉल्यूशन है उनकी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मान ले इक्वल हो रहा है तो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे, और अगर मान ले किसी एक सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो रहा है दूसरे की कंपैरिजन में तो वो हाइपरटोनिक हो गया, और दूसरे का क्या हो रहा है, इनकी कंपैरिजन में उनका कम हो रहा है तो वो बन गया हाइपोटोनिक। क्लियर है बात। वही चीज यहां पे डेफिनेशन वाइज लिख के दिया गया है आपको। क्लियर है। तो जो लोग बोर्ड दे रहा हूं उनके लिए डेफिनेशन चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे ये डेफिनेशन रखा, बाकी आप समझो बस इस वे में। चलो इसका एक फटाफट आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे चलेंगे फिर। देख बच्चे अब आगे चलते हैं। अब देख आगे की बात अगर मैं करूंगा तो अब आगे चल रहे हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देख रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, देखो आप लोगों को ऑस्मोसिस समझ में आ गया, आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझ में आ गया। तो अभी देखो रिवर्स ऑस्मोसिस कुछ उस तरह है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको उसके लिए ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर जानना जरूरी है। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस को समझेंगे कैसे, मान ली ये सब बाद में बता रहा हूं मैं, पहले इसको समझ। मान ले हमारे पास ये चेंबर था जो भी है, ठीक है, ये चेंबर 1 था, ये चेंबर 2 था, ये मान ले सॉल्वेंट है, इस साइड में प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन था, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, और यहां पे एसपीएम है, ये जो है ये हमारे पास एसपीएम है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि सॉल्वेंट पार्टिकल जब सॉल्यूशन साइड में मूव कर रहे हैं थ्रू एसपीएम, उसको ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। हम लोग देखे थे कि जब हम लोग सॉल्यूशन साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके ये जो मूवमेंट हो रहा था उनको रोक रहे थे या उनको स्टॉप कर रहे थे, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे थे। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, जस्ट ऑस्मोसिस का उल्टा। अब हमने क्या किया, ये तो स्टॉप हो गया, जितना प्रेशर डालना था प्रेशर डाल के स्टॉप कर दिया। अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट प्रेशर इस साइड में अप्लाई करेंगे, मतलब और प्रेशर अप्लाई किया ऑस्मोटिक प्रेशर के से भी ज्यादा, तो हम लोग इस साइड में और एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया और इस साइड में जो भी पार्टिकल था, इस साइड में जो भी पार्टिकल था उसका मूवमेंट हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ कर दिया। समझो बात को, हमने ऑस्मोसिस का उल्टा कर दिया। कैसे किया, इस साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर और अप्लाई करके हमने अगर सॉल्यूशन की पार्टिकल को सॉल्वेंट की तरफ मूव कर रहा हूं थ्रू एसपीएम, उसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। तो ऑस्मोसिस क्या था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ थ्रू एसपीएम। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके जो ऑस्मोसिस था उनको स्टॉप करना। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, नहीं तो सॉल्यूशन साइड में और एक्सेस अमाउंट प्रेशर अप्लाई करके सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है उनको सॉल्वेंट की तरफ मूव करवाना थ्रू एसपीएम, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। वही चीज है, देखो इफ अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट विल फ्लो
फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू द SPM या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, पता है वो क्या है? वो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर है। देखो ये जो सी वाटर में जो सॉल्टी वाटर होता है ना, उससे भी प्योर ड्रिंकिंग वाटर इसी प्रोसेस से, इसी रिवर्स ऑस्मोसिस से उसको प्यूरिफाई किया जाता है और उस सॉल्टी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है। समझ लो, उसका ही देखो एक तरीका मैंने यहां पर दिया। ये देखो ये सॉल्यूशन साइड है, मान लें, ठीक है, ये सॉल्यूशन साइड है। अब इस साइड में हमने प्रेशर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया इस साइड में। जब अप्लाई किया तो इसकी पार्टिकल क्या करेगा? मूव करेगा किसकी तरफ? प्योर सॉल्वेंट की तरफ, दैट मींस फ्रेश वाटर की तरफ। तो इस साइड में इसकी पार्टिकल जो भी है इस साइड से इस साइड में मूव कर ले और हमें फ्रेश वाटर मिल जाएगा। व्हाट इज माय पॉइंट? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस और डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्लियर है बात? तो ये बन गया आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसको थोड़ा बहुत लिख लो आप लोग। हम लोग इसके बाद चलेंगे, न्यूमेरिकल में आएंगे, ठीक है? तो फटाफट इसको लिख लें। चलो बच्चे, हो गए? अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अभी देखो, अगर हम आगे की बात करेंगे तो अभी आगे क्या जाएंगे? देखो आगे जो है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल में चलते हैं। देखो अब जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को समझ बच्चे, क्या न्यूमेरिकल है? ये न्यूमेरिकल जो है इसके रिलेटेड है, आपका जो है, आपका जो है ऑस्मोसिस के रिलेटेड है। तो हमें क्या पूछा है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो समझते हैं। देखो बच्चे, तो यहां पे गिवन क्या है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन फाउंड टू बी दैट मच बार। यहां पे एक होगा, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। अच्छा, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, प्रोटीन का सॉल्यूशन है, उसके अंदर 1.26 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना मिला, कितना मिला? 2.57 × 10⁻³ बार। अब पूछ रहे हैं मोलर मास निकालो किसका? उस प्रोटीन का। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो कहां से है बताओ तो बच्चे? ये जो है वो आपका जो एप्लीकेशन करवाया था ना हम लोग ने, एप्लीकेशन थोड़ी देर पहले जो एप्लीकेशन किया ऑस्मोटिक प्रेशर का, वहीं से है, समझ रहे हो? तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले गिवन क्या है उसको देखते हैं। देखो बच्चे, गिवन जो है हमारे पास वो है आपका 200, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वो आपका है 200 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। तो अगर मैं इसको लीटर में ले जा रहा हूं तो लीटर में ले जाऊंगा तो 1000 देके डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं 1000 देके इसको डिवाइड किया बच्चे, तो हमें क्या मिल जाएगा? इतना लीटर, ठीक है, इतना लीटर हमें मिल गया, ठीक है, 0.2 लीटर मिल जाएगा। चलो 0.2 लीटर, ठीक है। अब देखो दूसरी बात और क्या दिया गया है? मास दिया गया है। किसका? हमें मास दिया गया है आपका जो प्रोटीन है, दिस इज 1.26 ग्राम। तीसरी बात हमें दिया गया है टेम्परेचर 300 केल्विन। 4 नंबर हमें दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू 2.57 इंटू 10⁻³ बार। चलो अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे में। देखो मुद्दा क्या था, हमें पता है, वी नो दैट कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड टू वॉल्यूम। ऊपर जो था आपका, ऊपर था WB मल्टीप्लाइड टू R मल्टीप्लाइड टू T। अब सवाल यह है कि हमने वॉल्यूम को लीटर में क्यों ले गए? देखो जब हमने इस चीज को प्रूव किया था तो आपको पता होगा कि वहां पे वॉल्यूम जो था वो लीटर में लिया था हम लोगों ने, इसलिए हमने उसको पहले लीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है बात? अभी देखो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो WB कितना है? 1.26 ग्राम। अब R की वैल्यू हमें कितना पुट करना चाहिए? देखो R की वैल्यू आप जो पुट कर रहे हो तो आपका R की वैल्यू 3 है, आपको पता है। एक वैल्यू जो है वो जूल वाला वैल्यू है 8.314, एक कैलोरी वाला वैल्यू है और एक लीटर एटमॉस्फेयर वैल्यू या लीटर बार वाला वैल्यू है। तो हमें यहां पे क्या चाहिए? लीटर और बार है, दैट मींस लीटर बार वाला वैल्यू चाहिए। और वो और कुछ नहीं, उनमें R का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका 0.083 लिखो या 21 लिखो। दिस इज लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये होता है। तो मैं वही वैल्यू यहां पे बिठा रहा हूं 0.0821 या 3 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स मल्टीप्लाई टू 300
केल्विन। ठीक है, ये मैंने बिठा दी। अब क्या करेंगे, यहां पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 2.57 इंटू 10⁻³ बार मल्टीप्लाई इंटू वॉल्यूम कितना है बच्चे 0.2 लीटर। अब देख तो ध्यान से क्या होगा, ध्यान से देख, अब हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये लीटर गया, बार बार गया, केल्विन गया। अब ग्राम पर मोल, मोलर मास आ गया आंसर, ग्राम पर मोल यूनिट होना चाहिए, ग्राम पर मोल आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो इसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 है 82, दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 3, ये कुछ आ जाएगा ऐसा 61 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 61 मान के चलता हूं, मान ले 61 या 62 मान के चल, ग्राम पर मोल ये आ जाएगा। चल अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देख दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.6 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर was found to be isotonic with 0.5% weight by volume solution of an organic non-volatile solution. The molecular weight of an organic compound is, देखो molecular weight निकालने बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब देखो कहानी क्या है, इसमें एक चीज तो बोला गया आइसोटोनिक। देखो आइसोटोनिक जब बोला गया तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि अगर मैं दो चेंबर ले रहा हूं तो दोनों चेंबर में आइसोटोनिक अगर बोल रहे हैं तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, दैट मींस पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो रहा है। दूसरी बात और क्या गिवन है, हमें यूरिया का वेट दिया गया एक चेंबर की, दूसरा बोल रहे हैं 0.5% वेट बाय वॉल्यूम, वो दूसरा सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, अभी देखो अगर मैं बात करूं यहां पे तो पहली बात तो है हम लोग पहला चेंबर के लिए लिख रहे हैं, यूरिया का वेट दिया गया, दैट मींस सोल्यूट का वेट है, ये पहला चेंबर फर्स्ट चेंबर इस साइड में लिख रहा हूं 8.6 ग्राम। ठीक है, ये फर्स्ट चेंबर। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, वॉल्यूम भी दिया गया है इनका 1 लीटर। चलो अच्छी बात है। दूसरे चेंबर के लिए अगर मैं बात करूं तो दूसरे चेंबर के लिए गिवन क्या है, सेकंड के लिए लिख रहा हूं मैं, तो सेकंड चेंबर के लिए गिवन है आपका यहां पे बोला है 0.5% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये बिगिनिंग में फर्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये सब समझाया था, आपको याद होगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 0.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे बात को, इसका मतलब वो है। तो इसको अगर हम लोग ले लेंगे तो वेट क्या हो गया इस साइड में सेकंड में सोल्यूट का, दिस इज 0.5 ग्राम। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसकी वॉल्यूम हो रहा है 100 ml। तो 100 ml से तो काम नहीं चलेगा, हमें लीटर में ले जाना है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर जो वॉल्यूम रहता है वो लीटर में रहता है, तो हमें लीटर में ले जाना पड़ेगा। तो अगर मैं लीटर में ले जाऊं तो 1000 देके डिवाइड कर दूंगा, तो अगर मान ले 1000 देके डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा बता, 0.1 लीटर। तो इतना आ गया। अब हम लोग इनका सॉल्व करते हैं इनको। तो देखो इनको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें पता है आइसोटोनिक में अगर मैं बात करूं तो पाई इक्वल टू CRT होता है कि नहीं। अब देखो बात क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं दोनों का R और T जो है सेम टेम्परेचर और जो गैस कांस्टेंट होता है वो तो कांस्टेंट होता है ना, वो भी सेम होता है। तो टेम्परेचर अगर सेम हो रहा है तो इसका मतलब R और T जो है दोनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। खाली उनका जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, खाली इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा। तो मैं पहले वाले के लिए लिख रहा हूं पाई 1 इक्वल टू C1 RT, दूसरे चेंबर के लिए लिख रहा हूं पाई 1 C2 RT। अब RT RT दोनों में सेम है तो कट गया, तो बचेगा क्या, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 अगर लिखूंगा तो इस जगह में मैं लिख सकता हूं C1 इक्वल टू C2। और C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, मोलारिटी है। मोलारिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करूं यहां पे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये 1 का है। इसके लिए लिखूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें ये पता है क्या है कहानी। तो देखो बच्चे अगर मैं यहां पे, हमें तो चाहिए क्या, मोलर मास चाहिए। अब देखो मोलर मास चाहिए किसका, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूं, मतलब इस साइड में मैंने इसको लिख दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये हमारा दूसरा है। दूसरा मतलब ये जो पहले वाला दिया गया है, ठीक है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, और ये हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिला है। अब हमें इनकी मोलर मास चाहिए, तो हम लोग इस साइड में ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको लिख सकते हो गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई इनटू वॉल्यूम, ये 1 के लिए लिख रहा हूं। अब इस साइड में मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन मास बाय मोलर मास, और ये मैं वॉल्यूम P2 के लिए लिख रहा हूं। अब हमें निकालना जो है वो ये है। अब इस साइड में क्या है, यूरिया का है पूरा कहानी। पूरा कहानी जो है हम लोग ये जो सॉल्यूशन लिए थे वो यूरिया का सॉल्यूशन लिए थे,
तो यूरिया की कहानी है। तो अगर मैं यूरिया की कहानी की बात करूं बच्चे, यूरिया है और ये जो हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर मैं यूरिया की बात करूं तो यहां पे देखो यूरिया के गिवन मास दिया गया कितना 8.6 ग्राम, तो मैं लिखूंगा 8.6 ग्राम डिवाइडेड बाय इस साइड में मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल और इस साइड में हमें वॉल्यूम जो दिया गया है बच्चे वो 1 लीटर दिया गया। तो इस साइड में कोई गुंजाइश नहीं, हमें पता चल गया ये क्या है। दूसरी बात है अगर मैं इस साइड में चला जाऊं तो इस साइड में जाऊंगा तो इस साइड में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनकी वेट हमें दिया गया 0.5 ग्राम, मोलर मास तो हमें निकालना है भाई, और इस साइड में वॉल्यूम जो है दिस इज 0.1 लीटर, होगा कि नहीं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग यहां से निकाल लिए मोलर मास एंड दिस इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड टू 8.6। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आई विल गेट द आंसर, समझ रहे बात नहीं। तो अगर मान ले यहां पे इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, देख अगर तू इसको कैलकुलेट करेगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा तेरा, ये मैं इस साइड में लिख रहा हूं, ये अलग कर दूं, तो यहां से हमारे पास जो एम भी आ जाएगा वो आ जाएगा 348.33 आ जाएगा, 348.83 कुछ इस तरह आएगा ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही आ रहा है, समझ रहे बात को। तो हमारे पास अल्टीमेट ये आ जाएगा, गॉट इट माय पॉइंट। तो इसको फटाफट लिख लें, ये हमारे पास ये भी हो गया। कहानी अगर हम लोग चले तो आगे की कहानी जो है हमारे पास वो है आपका एबनॉर्मल मोलर मास। देखो इसकी कहानी कहां से जनरेट हुआ, देखो बात क्या है ना, जब हम लोगों ने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखा, उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमारा एक टारगेट था एप्लीकेशन में कि हम लोग क्या कर रहे थे, नहीं तो सोल्यूट का जो मोलर मास है उनको कैलकुलेट कर रहे थे। तो सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना हमारा ये मकसद था, किसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में। तो अल्टीमेट बात ये है कि हमने जब सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट किया तो जो आना चाहिए एग्जैक्ट, वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट आकर बोला कि ये गड़बड़ है, इसमें ये सही नहीं आ रहा है। दैट मींस आप जो मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हो कहां से, नहीं तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, वो मोलर मास एग्जैक्ट नहीं है। तो ये पूछा गया कि क्यों नहीं है एग्जैक्ट भाई, तो एग्जैक्ट क्यों नहीं है उसका रीजन उसने दिया कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप कोई सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो तो उसके अंदर दो क्राइटेरिया होते हैं। कुछ सॉल्यूट देखा गया है कि वो डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ सॉल्यूट देखा जा रहा है कि वो एसोसिएट हो जा रहे हैं। और डिसोसिएट और एसोसिएट होने की वजह से जो आप मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे वो प्रीवियस वाला मेथड से, दैट मींस जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की मेथड से जो कैलकुलेट कर रहे थे उसकी, इसकी वजह से आपका जो मोलर मास है वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अल्टीमेट बात ये हुआ कि ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने की वजह से जो मोलर मास आ रहे हैं वो सही नहीं है। उसी मोलर मास को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या हुआ, देखो यही चीज है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट डिफरेंस in the observed and calculated molar mass of solute is due to the association or dissociation of the solute particle in a solution। तो बात ये हुआ कि हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो कैलकुलेटेड, मतलब जो कैलकुलेट करके ला रहे हैं, दोनों चीज देख रहे हैं, उन दोनों का मास सेम नहीं आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मोलर मास के ऊपर बेस करके वैन डॉक बोल के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस फैक्टर को अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपका जो मोलर मास कैलकुलेट करके आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो वो फैक्टर क्या है, अब हमें वो देखना है। तो देखो वैन डॉक फैक्टर क्या बोला गया, वैन डॉक फैक्टर बोला गया कि आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो रहा है उसको अगर हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू से, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के कैलकुलेटेड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आई। इसी को बोलते हैं वैन डॉक फैक्टर। हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा। अभी तक रेक्टिफाई करने के बाद मोलर मास क्या आएगा वो नहीं बताया मैंने अभी हम लोग जो बोल रहे हैं वैन डॉक फैक्टर क्या है वो बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ मोलर मास का क्या रिलेशन है बच्चे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ हर मोलर मास, देखो हर मोलर मास की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब जितना भी मोलर मास आप निकाले हो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, आप जाकर देखो ध्यान से कि उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो मैं इस जगह में क्या लिख सकता हूं, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिखा तो मैंने उस जगह में क्या लिख दिया, कैलकुलेटेड मोलर मास, क्योंकि दोनों इनवर्सली होते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय
ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो जब मैंने इनको मोलर मास में या मोलिकुलर मास में इनको कन्वर्ट किया तो ये भी चेंज हो गया। तो I इक्वल टू अब क्या हो गया, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। अब इस कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास की जगह में मैं और एक चीज लिख सकता हूं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो बोल रहे हैं कि आई क्या है, नहीं तो आई ये है कि आप बिफोर डिसोसिएशन जो कर रहे हो, डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने के पहले जो मोल्स था और आफ्टर के बाद जो है, तो बोल रहे आफ्टर को आप डिवाइड कर दो बिफोर से, तो आपको रैंडम फैक्टर मिल जाएगा। अब चलिए इसी चीज को हम समझते हैं, ये जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इन दोनों केस को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उनको कैसे समझते हैं, और उनके साथ ये जो हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इन चीजों को सब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बताऊं पहला केस 1, तो केस 1 हम लोग ले रहे हैं फॉर डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो सपोज मान ले मैंने एक रिएक्शन कंसीडर किया, मैंने ये जो रिएक्शन लिया मैंने ले लिया, मान ले ये n से लेके जा रहा है हमारा Na तक, ठीक है। अब देख एट टाइम t इक्वल टू 0, अब जब मैं रिएक्शन शुरू नहीं कर रहा हूं तो मैंने मान लिया इसका इनिशियल मोल है 1, तो इसका क्या होगा 0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने 1 ले ली, ये 0 होगा। अब मैंने एट टाइम t ले लिया, मैंने बोला कि इसका x मोल डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना 1 माइनस एक्स। अगर x खत्म हो गया तो बचा कितना 1 माइनस एक्स। अब जितना यहां पे खत्म हो रहा है उतना ही यहां पे प्रोडक्ट होता है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि 1 मोल के लिए n मोल AR है, 1 मोल AN के लिए n मोल AR है। तो x मोल के लिए कितना आ रहा है, मतलब जितना खत्म हुआ, x मोल खत्म हुआ तो इसके लिए कितना बनेगा nx मोल बनेगा, तो इसका मतलब यहां पे कितना आ जाएगा nx। अब देखो x को अगर समझना है तो x बहुत सिंपल सी कहानी है, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कहानी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, या नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। अब देख बच्चे, इसका तो मान ले मैंने x ले लिया, इनिशियल कितना है 1, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा लिखते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया x। तो यहां पे ध्यान से देख, अब जो हमें पता था I इक्वल टू जो लास्ट वाला फॉर्मूला था वो क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड आफ्टर रिएक्शन, मतलब हम लोग कह सकते कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। सिमिलर वे में डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो हमें क्या है, हम लोग अगर देखेंगे तो यहां पे I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर डिसोसिएशन क्या था, तो पहले आफ्टर डिसोसिएशन फिर बिफोर डिसोसिएशन, तो आफ्टर में कितना बचा 1 माइनस एक्स प्लस nx, और बिफोर कितना था 1 और यहां पे कितना था 0, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 0। तो अल्टीमेटली इस जगह में क्या लिख सकता हूं, I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 x, ये लिख सकता हूं मैं, इन दोनों से कॉमन ले लिया मैंने x को, तो n माइनस 1 हो गया। अब देख x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं अल्फा डिसोसिएशन इज इक्वल टू इस साइड में I, ठीक है, माइनस, अच्छा इसको थोड़ा अरेंज और एक लाइन कर दे रहा हूं मैं, I इक्वल टू I माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 अल्फा, ठीक है, डिसोसिएशन। तो अब अल्फा डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, I माइनस 1 n माइनस 1। देख तो ध्यान से, ये कहीं पे है, देख तो यहां पे लिख के दिया था मैंने, है ना, तो वही बन गया बात। अब मेरे को एक बात बताइए, यहां पे I की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो ये ग्रेटर देन 1 होगा या ग्रेटर देन लेस देन 1 होगा। तो पहली बात तो n जो है डिसोसिएशन है, n कभी 0 नहीं होगा, तो नंबर ऑफ n का सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। देख n की सिग्निफिकेंस क्या है, देख n की सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल से बात है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान ले KCl है, तो KCl कैसे टूटेगा, K प्लस प्लस Cl माइनस, तो कितना आयन में डिसोसिएट हुआ, 2 आयन में, तो n की वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। जैसे मान ले मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया MgCl2, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा Mg प्लस 2Cl माइनस। अब टोटल n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 आयन में टूट रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल देंगे n की वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। अब देख बात क्या है, n की सिग्निफिकेंस तो हमें समझ में आ गया, वही चीज देख, n कभी भी 0 नहीं होगा, वो 1 से ज्यादा ही होगा, 1 होगा या तो 1 से ज्यादा ही होगा। तो अब अगर मैं यहां पे देखूं तो n की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है I की वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा।
तो ध्यान से देख, ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इसमें आई की वैल्यू क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में हमेशा याद रखना, डिसोसिएशन के केस में आई जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से कम कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐड हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तेरा, जैसे मान ले जब आई इक्वल टू 1 है तब क्या होगा, इसका मतलब ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है। तो जब एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है तब आई की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू लेस देन 1 भी होता है इन केस ऑफ एसोसिएशन। अब कैसे होता है उनको समझते हैं। तो पहले केस 1 तो समझ लिया, अब दूसरी बात इसके पास जाएंगे हम लोग। अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग इसके पास जाते हैं, फटाफट ले ले। हो गया, अभी केस 2 के पास चले। देख अभी मैं इरेज करूं, अभी हम लोग केस 2 के पास चल रहे हैं। अब देख केस 2 के पास अगर मैं जाऊंगा तो केस 2 को समझ, केस 2 की कहानी क्या है। देख केस 2 की कहानी जो है वो है फॉर एसोसिएशन। अगर मैं एसोसिएशन की बात कर रहा हूं तो बच्चे समझ, एसोसिएशन में कहानी क्या है। मैं एक मान ले लिया एन ए, एक रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूं और ये बन गया ए एन। अब देख वही बात टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 में टी इक्वल टू, अच्छा इसको और थोड़ा बना सकते हैं हम लोग, ए इक्वल टू मतलब ए टेंस टू, ये बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब मान ले टी इक्वल टू 0, तो इस साइड में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो 0, टी टाइम में टी, तो 1 माइनस एक्स है। अगर इतना खत्म हो रहा है तो यहां पे बनेगा क्या, 1 मोल के लिए 1/n, तो x मोल के लिए क्या हो जाएगा x/n, ठीक है। अब मान ले अगर ये एसोसिएशन हो रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देख I इक्वल टू क्या होगा हम समझते हैं। तो I इक्वल टू होता है आपका आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन ऊपर, फिर नीचे बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन क्या हुआ, 1 माइनस एक्स प्लस x/n, और इसकी बात क्या हो रहा है 1 प्लस 0। तो अल्टीमेटली बचा कितना, बचा बता। इसको अगर देखेंगे हम लोग तो 1 प्लस हम लोग लिख सकते हैं 1/n माइनस 1 x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहां से अगर निकाल लेंगे तो ये 1। अब देख ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे था अल्फा, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं, तो x की जगह मैं अल्फा भी बिठा सकता हूं। तो अगर मैं बिठाऊंगा तो क्या लिखूंगा, i माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस n माइनस 1 अल्फा एसोसिएशन। अब मैं अल्फा एसोसिएशन की वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, i माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n माइनस 1। सही लिखा क्या मैंने, x/n प्लस x/n। देख तो बच्चे सही लिखा है क्या, आ गए, ये सही आ गए, सही है। अब देखो इसकी वैल्यू देखो, यही सेम टू सेम देखो, ये 1 माइनस आई लिखा है तो i माइनस 1 कर दिया, 1/n माइनस 1 कर दिया, बात सेम ही है। देखो यही दोनों चीज सेम आ गया। तो ये था आई का डिसोसिएशन और एसोसिएशन, समझ रहे। एन क्या है तेरे को पता है। अगर मैं एन की बात करूं तो मान ले मैंने ले लिया 2, एक एग्जांपल ले लिया CH3COOH। अब ये हमें दे क्या रहे हैं CH3COOH होल ट्वाइस, तो दैट मींस एन की वैल्यू क्या हो गया 2। तो जितना एसोसिएट हो रहा है, पहले हो रहा था डिसोसिएट, अब हो रहा है एसोसिएट। तो देख एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 हो रहा है, समझ रहे। तो यहां पे ऑलवेज क्या हो रहा है, इससे माइनस करूं तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कम होगा आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या हो रहा है, ऑलवेज लेस देन 1 हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या था, आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हो रहा था, किसके, डिसोसिएशन के केस में। और अगर मैं बात करूं दोनों ही केस में जब मेरा एसोसिएशन भी नहीं हो रहा है, डिसोसिएशन भी नहीं हो रहा है, तो आई इक्वल टू 1 हो जा रहा है। क्लियर है बात। अब देख बात क्या है ना, अब आई जब समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन होगा तो क्या करना है, एसोसिएशन होगा तो क्या करना है। अब क्या किया, उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर दिया, जितना 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था उनको रेक्टिफाई कर दिया गया। वो क्या किया गया, देख उसको अब जो है नया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो इक्वेशन है वो आ गया ऐसे। ये रिलेटिव लोअर इंडियन वेपर प्रेशर था, यहां पे खाली मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट था, लेकिन इसके साथ आई को मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, केबी मल्टीप्लाई इनटू मोलालिटी था, इसके सामने आई मल्टीप्लाई कर दिया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, आई को मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसमें आई मल्टीप्लाई कर दिया। तो अल्टीमेटली आई को मल्टीप्लाई कर दिया गया। एंड इसके बाद जब आप यहां से मोलर मास निकालोगे सॉल्यूट का, तो वो एग्जैक्ट मोलर मास होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत और नहीं होगा। वो जो भी मोलर मास आएगा वो नॉर्मल मोलर मास आएगा। व्हाट इज माय पॉइंट,
क्लियर है बात? तो ये कहानी था आपका, जो पूरा चैप्टर है उनकी पूरी कहानी ये था। अब इनमें ये वैन डर फैक्टर की कहानी हुआ। अब देखो इसका रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ रहे हो, तो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कहानी क्या है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देख बात क्या बोल रहे हैं, विच सॉल्यूशन विल शो मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोल रहे हैं इनमें से सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन शो करता है। तो देखो बच्चे बात क्या है ना, हमें पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कहानी क्या है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी मल्टीप्लाई इंटू मोलालिटी में लिख सकता हूं। अब देखो सबका 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कहने के इक्वल है, और के बी सबके लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो के बी कांस्टेंट है, और हम लोग बोल सकते हैं मोलारिटी जो है वो भी, तो आपको मोलालिटी जो है उसकी वैल्यू भी सेम दिया गया है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी सेम दिया गया, तो ये ऑलवेज इक्वल आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कर सकते हो या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वैन डर फैक्टर के ऊपर डेल्टा टी बी हमारा क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें, हमें पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है। तो देखो अगर आई इक्वल टू हम लोग बताए, तो आई इक्वल टू हमारे पास होता है 1 प्लस n माइनस 1 एक्स। अब देखो अगर मैंने यहां पे x को कंसीडर कर लिया डिग्री ऑफ, ये तो x क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर मैंने यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसीडर करके चल रहा हूं कि 1 है सबका, तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 1 प्लस n माइनस 1। अब ये गया, तो इसका मतलब i इक्वल टू n, और n क्या है, n की सिग्निफिकेंस आपको पता है कि अगर डिसोसिएशन के केस में हम लोग बात करें तो n इक्वल टू कितना डिसोसिएट आयन हो रहा है, और एसोसिएशन के अंदर बात करें तो कितना एसोसिएटेड हो रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सब सॉल्यूशन क्या है, हम लोग मान के चलिए सब डिसोसिएट हो रहे हैं। तो अगर मैं KCl की बात करूं तो ये डिसोसिएट होकर कितना आयन देगा, 2। अगर BaCl2 की बात करूं तो 3 देगा, FeCl3 की बात करूं तो 4 देगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना दे देगा, इसको देखना पड़ेगा, Fe+2 प्लस 3SO4 2 माइनस, तो टोटल कितना दे देगा, 5। तो ये 5 दे रहे हैं। अब जिसकी आई ज्यादा है, दैट मीन्स जिसका n की बात तो हमें पता चल गया, अब जिसकी आई ज्यादा है उसकी डेल्टा टी भी ज्यादा है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो किसकी आई सबसे ज्यादा है, 4 नंबर, तो हमारे पास मैक्सिमम क्या आ जाएगा, डेल्टा टी भी, दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, 4 नंबर का होगा कि नहीं। या तो मैं इसको अरेंज भी अगर कर दूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 4 सबसे ज्यादा देगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यही देगा कि नहीं देगा, बता बच्चे। अब अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, मैंने बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट की कहानी बता, तो आपको पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, होता है कि नहीं। तो इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट का भी जो सीक्वेंस होगा वो कुछ इस तरह होगा कि नहीं होगा, बता समझ में आया कि नहीं है। तो ये टाइप का, इस टाइप का सवाल ना बहुत आता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये था तेरा मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, क्लियर है। आगे चले, देख मैं आगे जा रहा हूं, लिख लिया यहां तक, चल। अब आगे की बात करूं तो आगे हम लोग का है अरेंज द फॉलोइंग 0.1 मोलर सॉल्यूशन इन वाटर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट की कहानी बोल रहे भाई, तो देख फ्रीजिंग पॉइंट की कहानी अगर बोल रहे तो सेम टू सेम वही बात जाएगा जो मैंने अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये करेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, ठीक है। अब देख इसके कॉन्सेंट्रेशन भी सेम दे रहे हैं, के एफ भी वही बात, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब हमें पता है यहां पे आई जो हो जाएगा वो n के बराबर हो जाएगा, तो हमें n से मतलब है। अगर मैं इसकी n की बात करूं तो यहां पे n कितना आ जाएगा बता, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसमें भी कितना आ जाएगा 3, इसका कितना आ जाएगा 1, इसका कितना आ जाएगा 4। पहले वाले में MgCl2K2SO4 है ना, क्वेश्चन में ये क्या बोला है, इन ऑर्डर टू, इसका कितना आ जाएगा 2 3, हाँ, इन ऑर्डर टू ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। चलो फ्रीजिंग पॉइंट की बात है, अच्छा तो ये आ गया। अरे तो यहां पे तो दोनों ही आंसर आ जाते हैं, दोनों ही आ रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखो कहानी क्या है समझो। अबे हमें n पता चल गया। अब जब हमें n पता चल गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा टीएफ के साथ तो एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर मैं इसकी बात बोलूं तो सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, जिसका n ज्यादा है। तो n किसका ज्यादा है, इसका, दैट मींस 4। फिर उसके बाद कौन जाएगा, 3 3 ये है। तो इनको ना आप ऐसे लिख सकते हो 1 2, दोनों इक्वल, एक्चुअली इक्वल दे दिया गया यहाँ पे हमें पूछा गया क्या, अरेंज पूछा गया ना, तो ये अलग होना चाहिए था, इक्वल दे दिया गया।
तो हम लोग इक्वल लिख दे रहे हैं, फिर लास्ट में कौन आ जाएगा 3 यूरिया, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है आपका टी एफ नॉट माइनस टी एफ। दैट मीन्स अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट के साथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन क्या है, दोनों अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट का खाली जो हो जाएगा 3 का सबसे ज्यादा होगा, फिर कौन होगा 1 इक्वल टू 2, फिर कौन आ जाएगा 4। गॉट इट माय पॉइंट। ये दोनों अलग होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम होता है। गॉट इट माय पॉइंट। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, इस टाइप का सवाल बहुत आता है बच्चे, इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व कर लियो, ठीक है। अभी चले आगे, और कुछ बचा देखते हैं और कोई क्वेश्चन है कि नहीं है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो मैं इरेज कर रहा हूं इसको, हो गया। चलो अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। बोला गया है, हाँ और एक क्वेश्चन है, अ सर्टेन सब्सटेंस ए टेट्रामराइजेस इन वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, अ सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ ए इन 100 ग्राम ऑफ वाटर lowers the freezing point by 0.3 डिग्री। द मोलर मास ऑफ ए इज। अब देखो मोलर मास निकालने बोला है भाई साहब। देखो कहानी बहुत सिंपल है, यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें टेट्रामराइजेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो टेट्रामराइजेस बोल रहे हैं मतलब एन की वैल्यू जो है ना भाई वो 4 है, हमें ये चीज पता हो गया। और आई इक्वल टू एन होता है, इसका मतलब आई इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर है बात। दूसरी बात हमें क्या पता है, यहां पे डेल्टा टीएफ की बात पता है। डेल्टा टीएफ इक्वल टू कितना होगा 0.3 डिग्री, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री होता है, तो माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली यही आएगा, ठीक है। तो चाहे मैं इसको केल्विन में लिखूं या डिग्री सेल्सियस में, बात तो सेम ही है ना, डिफरेंस है तो सेम ही आएगा। क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास, अब देखो हमें जो निकालने बोला है मोलर मास निकालने बोला है। अब देखो मोलर मास अगर हमें निकालना है तो हमें आई की वैल्यू बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सॉरी ये आई की नहीं ना, एन की वैल्यू है। आई की वैल्यू बहुत जरूरी है, आई की वैल्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं मोलर मास निकालूंगा हमारे फॉर्मूला से, तो हमारे फॉर्मूला में क्या चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए। तो आई का वैल्यू निकालना हमें बहुत जरूरी है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब हमें निकालना है, इनसे मोलर मास निकालना है। तो अगर मैं फॉर्मूला को थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं तो हम लोग ये लिख सकते हैं आई के एफ मल्टीप्लाइड डब्ल्यू बी बाई एम बी मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू ए, ठीक है, डेल्टा टी एफ। अब यहां पे हमें चाहिए मोलर मास, तो एम बी इज इक्वल टू आई के एफ मल्टीप्लाई इंटू डब्ल्यू बी बाई डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई इंटू डब्ल्यू ए। देखो यहां से तो हमें एक चीज पता चल जा रहा है कि यहां पे हमें डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी इन दोनों की कहानी पता है, डेल्टा टीएफ की कहानी पता है, आई की कहानी पता है, केएफ जो है केएफ की कहानी भी हमें पता है, क्योंकि केएफ जो होता है वाटर के लिए 1.86 होता है, समझ रहे हो। तो यहां पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे वो है आपका आई निकालना। तो आई को हमें निकालना पड़ेगा। अब यहां पे जो बोल रहे हैं टेट्रामराइजेस, अब टेट्रामराइजेस का मतलब क्या होता है, वो एसोसिएशन हो रहा है। तो अभी चलिए उनको देखते हैं। तो देखो गिवन क्या है, तो देखो यहां पे तो हमें बाकी चीज मिल जा रहा है। बाकी चीज जो है यहां पे अगर मैं लिखूं डब्ल्यू बी की वैल्यू हमें मिल जा रहा है, दिस इज 2.5 ग्राम। डब्ल्यू ए की वैल्यू हमें मिल रहा है, दिस इज 100 ग्राम, ठीक है। और के एफ जो है वो वाटर के लिए 1.86 होता है, ठीक है। डेल्टा टी एफ हमें मिल गया, उस साइड में मैंने लिख दिया, एन हमें मिल गया खाली आई की कहानी। तो आई की कहानी बहुत सिंपल है। देखो आई एसोसिएशन, अल्फा एसोसिएशन इक्वल टू क्या होता है, हमने अभी क्या अभी देखा है, चाहे आप लिखो 1 माइनस आई या फिर n माइनस 1 लिखो, बात तो बराबर है। तो हम लोग उस जगह में क्या लिख सकते हैं, आपका लिख सकते हैं 1 माइनस आई 1 माइनस 1 बाई एन। तो अगर मुझे यहां पे चाहिए, अब एसोसिएशन बोल रहे हैं 80% है, तो अगर मैं 80% की बात करूं तो मैं इसको 0.8 लिख सकता हूं। अगर मैं 0.8 इसको लिख दिया तो 1 माइनस आई 1 माइनस 1 बाई 4 होगा कि नहीं, यही तो हो रहा है। 4 तो हमें पता है ना। अब मैं क्या क्या रख सकता हूं, यहां पे देखो 4 अगर मैं लिखूंगा तो यहां से मान ले तू आराम से आ जाएगा, ये 0.25 हो रहा है 1 माइनस, तो आई तेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4 आएगा, ये डायरेक्टली आ रहा है, तो 0.4 आ रहा है।
समझ रहे? तो आई अगर 0.4 हो गया तो अब आगे की कहानी समझते हैं हम लोग। अब आगे की कहानी क्या है? तो देखो आगे की कहानी अगर हम लोग समझेंगे तो अभी आगे चलते हैं। मैं इस साइड में इरेज करूं, अभी हमें क्या चाहिए? उस फॉर्मूले की कहानी चाहिए। अब इस फॉर्मूले को देख रहे हो, इस फॉर्मूले में जैसे खाली आई की वैल्यू बिठा दे एम बी, तो मैं यहां से ले आ रहा हूं, ध्यान से समझना, यहां से आ रहा हूं मैं। तो एम बी इक्वल टू क्या करूं मैं? 0.4 मल्टीप्लाई इंटू के 1.86 मल्टीप्लाई इंटू डब्ल्यू बी मतलब कितना है? 2.5 डिवाइडेड बाई इस साइड में कितना आ गया बच्चे? 0.3 मल्टीप्लाई इंटू डब्ल्यू ए कितना है? 100। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट अ 62। तो हमारे पास जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा? 62 ग्राम पर मोल आएगा। होगा कि नहीं होगा बता? होगा बच्चे? तो बस यही बात था जो हमें कैलकुलेट करना था। तो देखो न्यूमेरिकल आसान है, बस थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझ रहे? तो ये जो चैप्टर था आपका सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो सीरीज शुरू किए थे, फाइनली वो आज हम लोगों का खत्म हो गया, समझ रहे हो? इसके रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा आपको, आप वहां से प्रैक्टिस करना। गॉट इट माय पॉइंट? और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इंक्वायरी हो, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके आप वो डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? तो चलिए ऑल ऑफ यू आज यहीं तक खत्म करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक चैप्टर लेके, एक नया सीरीज लेके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।